हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका अपनी बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो अपने सब्जेक्ट बायोलॉजी की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें अपन चर्चा कर रहे थे लेसन 24, टॉपिक था मानव हार्ट। इसका 9वां जो पार्ट देखा था उसमें अपन ने इसकी स्ट्रक्चर की बात की थी और अब अपन चर्चा करेंगे इसी लेसन का पार्ट नंबर जो 10 है उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। एक तो जब इसकी स्ट्रक्चर बताई थी तो मैं एक बात आपको बताना भूल गया था, वह बात बताने जा रहा हूँ कि हृदय की जो भित्ति होती है ना, हृदय भित्ति वह 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। हृदय भित्ति में अपन कहते हैं कि मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम और थर्ड होता है एंडोकार्डियम। ये 3 स्तर अपने को देखने को मिलते हैं। अब इन्हें अगर देखा जाए, एपिकार्डियम जो होता है वह बाहरी तंतुमय स्तर होता है। सबसे बाहरी तंतुमय जो स्तर होता है हृदय का वह क्या कहलाता है? एपिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो मायोकार्डियम होता है वह मध्य स्तर होता है, मोटा पेशीय स्तर माना जाता है। मध्य पेशीय मोटा स्तर होता है, ये पेशियों से निर्मित माना जाता है। और जो थर्ड एंडोकार्डियम होता है वह भीतरी, ये अपन कह सकते अंदर की तरफ आंतरिक, लचीला व अंत उपकला से निर्मित स्तर, भीतरी स्तर होता है। यह लचीली व अंत उपकला से निर्मित, अंत उपकला से क्या होता है? निर्मित होता है। तो ये हार्ट के 3 मुख्य लेयर्स या स्तर अपने देखते हैं, जो लास्ट वीडियो में मैं भूल गया था आपको बताना, तो यहाँ पर अपने को ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब अपन चर्चा करते हैं कि जो इसकी रिएक्शंस होती है, क्रियाविधि होती है, कार्य प्रणाली, उसकी बात अपने करते हैं। तो हार्ट की जो कार्य प्रणाली होती है उसमें अपन देखते हैं कि कार्य प्रणाली में मुख्य क्या क्रिया होती है कि हार्ट क्या करता है? पंपिंग की क्रिया करता है। हार्ट क्या करता है? पंपिंग, यानी कि स्पंदन की क्रिया इसके अंदर होती है। पंपिंग यानी कि लगातार यह अपन कहते हैं कि सिकुड़ता रहता है, फिर नॉर्मल आता है, सिकुड़ता रहता है, पंप के समान ये क्या करता है? कार्य करता रहता है। इसलिए इसकी जो कार्य प्रणाली होती है पंपिंग मानी जाती है। इसकी कार्य प्रणाली को मुख्य 2 भाग कहते हैं, 2 भाग कार्य प्रणाली के माने जाते हैं। फर्स्ट जो होता है वह तो कहलाता है हृदय स्पंदन और दूसरा होता है जो हृदय चक्र कहलाता है। फर्स्ट जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन के नाम से जानते हैं और दूसरा जो होता है उसे अपन कहते हैं हृदय चक्र के नाम से जानते हैं। देखिए, हृदय स्पंदन में तो अपन क्या पढ़ेंगे? हृदय स्पंदन में अपन पढ़ेंगे आलिंद और निलयों का संकुचन तथा जो शिथिलन होता है वह किस प्रकार से होता है, वह अपने को देखने को मिलेगा। और हृदय चक्र में अपन क्या पढ़ेंगे कि हृदय का जो एक स्पंदन होता है उस समय उसे एक स्पंदन में हृदय में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? हृदय स्पंदन के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखना ताकि अच्छी प्रकार से आपके ये समझ में आ जाए। और डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करना। डायग्राम दिखने में डिफ़िकल्ट है लेकिन बनाने में कोई विशेष टाइम नहीं लगता है। मैंने तो इसलिए पहले बनाकर रखा है क्योंकि यहाँ बनाने लगता तो कम से कम 15-20 मिनट खराब होते, इसलिए मैंने पहले बनाकर रखा है। तो अपन पढ़ रहे हैं हृदय की कार्य प्रणाली। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन? हृदय स्पंदन की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं?
हृदय स्पंदन की बात करते हैं। तो देखिए हृदय स्पंदन का मतलब क्या होता है, हृदय का लयबद्ध क्या होना, संकुचन होना, यानी कि एक निश्चित समय के पश्चात वह क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है, फिर शिथिल हो रहा है, संकुचित हो रहा है, शिथिल हो रहा है, उसे क्या कह देते हैं अपन, स्पंदन के नाम से जानते हैं। तो हृदय का लयबद्ध संकुचन होना। हृदय स्पंदन की जो क्रिया होती है वह अपन देखते हैं कि इसमें पाई जाने वाली पेशियों से होती है, यानी कि हृदय की पेशियां स्वतः क्या होती है कि इसके अंदर स्पंदित होती है, इसलिए अपन कह देते हैं हृदय स्पंदन जो होता है वह क्या होता है, पेशी जनित माना जाता है। तो यह क्या होता है, इसमें हृदय का लयबद्ध संकुचन, लयबद्ध संकुचन हृदय स्पंदन होता है। फिर अगर अपन देखें तो जो हृदय स्पंदन पेशी जनित होता है, यानी कि पेशियों के द्वारा ये क्रिया होती है, और हृदय की जो पेशियां होती है वह स्वतः यह कार्य करती है, इसलिए स्वतः यह क्रिया अपने को देखने को मिलती है। अब इस स्पंदन के लिए अपन कहते हैं कि हृदय का चालन तंत्र प्रेजेंट होता है, हृदय में एक चालन तंत्र पाया जाता है। हृदय स्पंदन के लिए हृदय चालन तंत्र उपस्थित होता है। चालन तंत्र अपन मानते हैं जिसके अंदर 2-3 जो मुख्य पार्ट होते हैं वह मिलकर ये कार्य करते हैं, और इसमें अगर अपन देखें तो मुख्य रूप से एक तो अपने SAN, एक अपन देखते हैं AVN, एक अपन देखते हैं ये पुरकिंजे तंतु पाए जाते हैं, पुरकिंजे तंतु जो होते हैं SAN पाए जाते हैं, AVN पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि अंतर पर्व संधि तंतु जो होते हैं, अंतर पर्व संधि जो तंतु होते हैं वह भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो SCN हो जाएगा, AVN पुरकिंजे तंतु, अंतर पर्व संधि, और एक हिंज बंडल या हिंज समूह होते हैं, हिंज बंडल या हिंज समूह है। तो ये जो पार्ट होते हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हृदय चालन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा SAN, SAN का मतलब होता है सिन्यूएट्रियल नोड, सिन्यूएट्रियल नोड जो होता है उसे अपन कहते हैं SAN। हिंदी में बोले तो कोटर आलिंद पर्व संधि, कोटर आलिंद पर्व संधि क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कोटर आलिंद पर्व संधि के नाम से अपन इसे जानते हैं। यह कहाँ होती है कि अपने जो लेफ्ट जो अपन देखते हैं, अपन देखते हैं लेफ्ट जो अपने आलिंद वगैरह होते हैं, और उद्रव महाशिरा, सॉरी राइट जो अपन कहते हैं कि जो दायां अपने क्या हो रहा है, आलिंद होता है, और उद्रव जो महाशिरा जो पाई जाती है, इनमें इनको मिलाने के लिए यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है। छिद्र के पास हृदय संकुचन आवेग क्या करते हैं, ये उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, हृदय संकुचन आवेग। यानी कि मैं यहीं पर आपको डायग्राम में बताना चाहूँगा कि यह स्थिति जो होती है वह SAN होती है, ये तो अपने उद्रव महाशिरा और ये अपना आलिंद, तो इनका यह जो छिद्र यानी कि स्पेस होता है इसमें यह उपस्थित होते हैं, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, जो संकुचन का आवेग होता है वह क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसके द्वारा क्या होता है, हृदय संकुचन आवेग जो होता है वह इसी के अंदर माना जाता है, हृदय संकुचन आवेग। हृदय संकुचन आवेग जो होता है वह आवेग इसी में होता है, संकुचन आवेग जो होता है वह इसी में माना जाता है, और उसी आवेग के कारण अपन कहते हैं कि आलिंद वगैरह में क्या होता है, संकुचन माना
जाता है। इसी के कारण अपन कहेंगे आलिंद वगैरह में संकुचन होता है। दूसरा अपन कह रहे हैं एवियन। एवियन को क्या कहते हैं? एट्रीज वेंट्रिक्युलर नोड। एट्रीज वेंट्रिक्युलर नोड के नाम से जानते हैं एवियन को। हिंदी में बोले तो आलिंद निलय पर्वसंधि। आलिंद निलय पर्व संधि के नाम से अपन इसे जानते हैं। एवियन क्या होती है? आलिंद निलय पर्व संधि। यह कहां होती है? अंतर आलिंद जो पट होता है पर दाएं आलिंद में प्रेजेंट होगी। अंतर आलिंद पट यानी कि ये दोनों आलिंद, तो इनको विभक्त करने वाला जो ये पट अपन कहते हैं पाया जाता है अंतर आलिंद पट। इसमें क्या उपस्थित होता है? आपके एवीएन। एवीएन उपस्थित होता है। एवीएन यहां पर पाया जाएगा। और मुख्य रूप से यह देखें तो दाएं आलिंद में यह क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दाएं आलिंद में अपन देखें तो यह मुख्य रूप से क्या होता है? प्रेजेंट माना जाता है। तो एवियन, एसियन की स्थिति यहां पर बताइए आपको। एवियन की स्थिति जो होती है वह यहां पर मानी जाती है। एवियन से आवेग संचरण जो होता है, एवियन जो है यह एवियन, इससे आवेग का जो संचरण होगा वह हिंज बंडल, पुरकिंजे तंतु और अंतरपर्व संधि तंतुओं के द्वारा अपन कहेंगे किसके अंदर पहुंचेगा? जो निलय की जो भित्तियां होती है ना उनके अंदर पहुंचने कार्य करेगा। यानी कि एवियन से अपन कहेंगे कि यह किसके अंदर पहुंचेगा? इनके अंदर पहुंचने का कार्य करेगा। एसियन तो इनके अंदर है ही, आलिंदों के अंदर। एवियन इस आलिंद के माध्यम से इनके अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। तो एवियन क्या करता है? निलयों में संकुचन करने का कार्य करेगा। निलयों में संकुचन, जो आलिंद में संकुचन होता है वह तो एसियन के द्वारा, एवियन जो होगा वह अपन कहेंगे कि यह यहाँ पर क्या करेगा? इनमें संकुचन करने का कार्य करता है। और यह अपन कहेंगे कि यह आवेग जो होता है, एवियन के द्वारा जो आवेग होता है वह एसियन की तुलना में क्या होता है? धीमा होता है। एवियन का जो आवेग होता है ना वह एसियन की तुलना में क्या होता है? कि धीमा होता है। यह है अपने को इसमें ध्यान रखना है। तो ये बात एसियन और एवियन यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है। एसियन यानी कि सिन्यूट्रिल नोड यानी कोटर आलिंद पर्व संधि जो कहाँ पाई जा रही है? उद्ध्रुव महाशिरा और जो दायां अपने आलिंद है, दायां आलिंद है, उनके मध्य छिद्र में स्थित होती है। इन्हीं के द्वारा अपन कहते हैं कि यहाँ पर जो संकुचन उत्पन्न होते हैं, आवेग उत्पन्न होते हैं। दूसरा एवियन जो होता है अंतर आलिंद पट दोनों आलिंदों के मध्य में उपस्थित होता है और इसी के द्वारा अपन कहते हैं निलयों में क्या होता है? आवेग उत्पन्न होता है। और वह आवेग एवियन फिर पुरकिंजे तंतु, अंतरपर्व संधि तंतु और हिंस मंडल जो ये संरचनाएं अपने को दिखाई दे रही है, इनके माध्यम से क्या होता है कि वहां पर यह आवेग होता है। निलयों की भित्ति में पहुंचेगा यह आवेग और यह आवेग क्या होता है? एसियन की तुलना में धीमा होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर एसियन हृदय गति निर्धारक का कार्य करता है। जो एसियन होता है ना वह क्या करता है? हृदय की गति का निर्धारण। एसएएन हृदय गति निर्धारक होता है। गति निर्धारक होता है जो कितनी होती है? 72 से अपन मान सकते हैं कि 80 प्रति मिनट अपने को देखने को मिलती है। हृदय की गति निर्धारक का कार्य करता है जिसमें जो आवेग होता है वह 72 से 80 प्रति मिनट अपने को देखने को मिलता है। तो ये बात थी अपने किसके? हृदय स्पंदन की, कि हृदय स्पंदन का लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? तो एसियन एवियन इसमें मुख्य कार्य करते हैं। अब दूसरी जो बात थी वह किसकी थी? अपने वह थी अपने हृदय चक्र की। उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। हृदय चक्र, देखिए स्टूडेंट्स, यह जो टॉपिक है इसको अगर आप किताब से पढ़ोगे रटोगे तो कम समझ में आएगा, और एक बार जो मैं बता रहा हूँ वह बात अगर दिमाग में बैठ गई तो उसके अनुसार थ्योरी जो है वह अपने आप खुद लिख सकते हो। कोई भी उसे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो दूसरा देखिए फिर हृदय चक्र। तो देखिए स्टूडेंट्स, हृदय चक्र क्या होता है? हृदय चक्र का मतलब होता है कि अपन माने कि एक स्पंदन जो होता है हृदय में, एक स्पंदन से लेकर अगला स्पंदन शुरू होने के मध्य का समय, मध्य का समय कह सकते हैं, या मध्य की क्रियाएं, मध्य की हृदय क्रियाएं जो होती है वह हृदय चक्र में आती है। या शॉर्ट अपन कह सकते हैं, एक स्पंदन में होने वाली, एक स्पंदन में होने वाली हृदय क्रिया या परिवर्तन जो होते हैं वह किसके अंदर आते हैं? हृदय चक्र के अंदर आते हैं, हार्ट साइकिल के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि एक स्पंदन में होने वाली जो हार्ट रिएक्शंस या कोई भी चेंजिंग परिवर्तन होते हैं वह अपन हृदय चक्र के अंदर उन्हें शामिल करते हैं। अब अपन कहते हैं कि हृदय के अंदर एक स्पंदन पूर्ण होने में हृदय की जो भी घटनाएं वह क्या कहलाती है? हृदय चक्र कहलाती है। और एक हृदय चक्र पूर्ण होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक हृदय चक्र पूर्ण होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो 60 मिनट में लगभग अपने को देखने को मिलते हैं जो 72 प्रति मिनट आती है ना अपने हृदय धड़कन दर, वह इसी आधार पर निकाली जाती है। वह अपन देखते हैं इसी आधार पर अपने को देखने को मिलती है। तो यह 0.8 सेकंड का, तो एक चक्र जो पूर्ण होता है ना इसका, जैसे हृदय का एक चक्र में 0.8 सेकंड, तो एक चक्र में 2 प्रावस्थाएं होती है। एक चक्र में कितनी प्रावस्थाएं होगी? 2 प्रावस्थाएं होगी। एक प्रावस्था तो होती है डायस्टोल की, एक होती है सिस्टोल की। एक तो कौन सी होती है? डायस्टोल होती है, एक होती है सिस्टोल की। डायस्टोल जो होता है उसे कहते हैं अनुशिथिलन। इसे क्या कहते हैं? अनुशिथिलन अवस्था के नाम से अपन जानते हैं। और सिस्टोल जो होता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? संकुचन के नाम से जानते हैं। डायस्टोल यानी कि विश्राम अवस्था, एक प्रकार से अपन विश्रांति अवस्था, और सिस्टोल यानी संकुचित, संकुचित जो होता है संकुचन, उस नाम से जानते हैं। तो एक जो चक्र होता है उसमें 2 प्रावस्थाएं होती है। यानी 0.8 सेकंड जो समय लिखा है तो उसके अंदर डायस्टोल और सिस्टोल दोनों का समय आता है। अब इसकी जो प्रावस्थाएं होती है उनकी अपन बात करते हैं। हृदय चक्र की जो प्रावस्थाएं, मुख्य 4 प्रावस्थाओं के बारे में अपन देखेंगे। हृदय चक्र की 4 प्रावस्थाएं। सबसे पहले अपन देखेंगे आलिंद संकुचन। सबसे पहले क्या होता है? आलिंद संकुचन, या अपन कहेंगे कि प्रकुंचन जो होता है। सबसे पहले आलिंद अनुशिथिलन देखेंगे, विश्रांति अवस्था। आलिंद अनुशिथिलन, ये देख, यानी कि डायस्टोल अवस्था। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? अनुशिथिलन का मतलब होता है विश्रांति अवस्था, यानी कि बिल्कुल विश्राम अवस्था जिसके अंदर आलिंद जो होते हैं वह कोई कार्य नहीं करते हैं। ये जो आलिंद होते हैं ये कोई कार्य नहीं करते हैं, बिल्कुल विश्राम अवस्था होती है। और इस अवस्था में अपन मानते हैं कि जो दायां आलिंद होता है उसमें तो शिराओं के द्वारा अशुद्ध जो ब्लड होता है वह आकर क्या होता है? इसके अंदर बढ़ता रहता है। और जबकि जो बायां आलिंद जो होता है उसके अंदर अपने फेफड़ों से जो शुद्ध ब्लड आता है वह इसके अंदर आकर बढ़ता रहता है। तो वह अवस्था होती है आलिंद के अनुशिथिलन की अवस्था होती है। और इसका समय क्या होता है? अधिक होता है। इसका समय क्या होता है? अधिक होता है। इसमें अपन कहते हैं कि 0.7 सेकंड का समय लगता है।
0.7 सेकंड तक अपन मानेंगे कि जो आलिंद होते हैं वह अनुशीतलन अवस्था में रहते हैं और उस समय ब्लड इनके अंदर क्या होता है, बढ़ता रहता है। इस समय जो त्रिवलन कपाट और द्विवलन जो कपाट होते हैं वह क्या होते हैं, बंदे रहते हैं। त्रिवलन व द्विवलन जो कपाट होते हैं वह बंद रहते हैं। अब ये त्रिवलन व द्विवलन कपाट क्या होते हैं, तो यहां पर अपन कहेंगे दाएं आलिंद और निलय के बीच मैंने आपको बताया था एक छिद्र उपस्थित रहता है, तो वहीं पर स्थित होते हैं कपाट। ये बंद रहेंगे ताकि आलिंद का जो रुधिर है वह किसमें ना आ जाए, निलयों में ना आए, इसलिए ये बंद रहेंगे। ऐसे इधर पाए जाते हैं, तो जो इधर पाया जाएगा दाईं और आलिंद निलय के बीच जो कपाट है वह तो त्रिवलन कपाट कहलाता है, और जो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच होता है उसे द्विवलन कपाट के नाम से जानते हैं। तो वे दोनों बंद रहते हैं ताकि आलिंदों में बढ़ने वाला ब्लड किसमें ना आ जाए, निलय में नहीं आ जाता है। इस समय यह समय क्या होता है, अधिक होता है, इसमें जो ब्लड होता है वह बढ़ता रहता है। यह अपन देख सकते हैं। अब यहां पर अपन कहेंगे कि दूसरी जो क्रिया होती है वह कौन सी होगी, आलिंद प्रकुंचन या संकुचन भी कह सकते हैं, प्रकुंचन या संकुचन। तो अब अपने को देखो पता है कि यहां पर कि 0.7 सेकंड अपन टाइम किस में ले लिया, अनुशीतलन में ले लिया, और टोटल अपन ने देखा था कितना होता है, एक में 0.8 होता है, तो बचा कितना 0.1 सेकंड। तो आलिंद जो प्रकुंचन होता है उसमें कितना समय लगता है, मात्र 0.1 सेकंड का समय लगता है, 0.1 सेकंड का समय लगता है। अब यहां पर अपन देखेंगे कि इस 1 सेकंड में होता क्या है कि जब ये आलिंद अनुशीतलन अवस्था में थे ना, उस समय इन्होंने अपने ब्लड का जो इनमें ब्लड आया था ना 75% निलयों में भेज देते हैं, निलय में भेज देते हैं। किस समय, जिस समय ये अनुशीतलन अवस्था में होते हैं तो इनमें जो ब्लड आता है उसका 75% ही है, किसमें भेज देते हैं, नीचे अपन कह सकते हैं कि निलयों में भेज देते हैं। बाद में जो आलिंद प्रकुंचन 0.1 सेकंड होता है उसमें बचा हुआ जो 25% जो रक्त होता है वह कहां पहुंचता है, निलय में पहुंचता है। बचा हुआ जो 25% रुधिर होता है वह निलय में पहुंचता है। तो आलिंद के अनुशीतलन और प्रकुंचन दोनों को मिलाकर एक हृदय चक्र बनता है, तो जिसमें 0.8 सेकंड का समय लग रहा था, अनुशीतलन में 0.7 सेकंड और प्रकुंचन में कितना लगा, 0.1 सेकंड का समय अपने को देखने को मिला है। अब अगली जो अवस्था होगी, अब यहां पर अपन देखेंगे आलिंद प्रकुंचन हो गए, यानी कि वह किससे, निलय क्या हो गए, ब्लड से अब भर गए। तो अब अपन यहां पर पहले क्या लिखेंगे, निलय अगर भर गए तो निलय का क्या होगा, यहां पर प्रकुंचन होगा, निलय का क्या होगा, प्रकुंचन होगा। आप कहोगे सर आपने यहां पर तो अनुशीतलन फिर प्रकुंचन, अब वापस अनुशीतलन आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनमें अपन देखेंगे प्रकुंचन हो गया तो ब्लड निलय में आ गया। अब निलय भर गए, निलय भरते हुए क्या होंगे, संकुचित होंगे। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, निलय का प्रकुंचन यहां पर देखेंगे, निलय का क्या होगा, प्रकुंचन यहां पर अपने को देखने को मिलता है। अब निलय का जो प्रकुंचन होता है उसमें जो समय लगता है वह लगता है 0.3 सेकंड का समय लगता है, 0.3 सेकंड का इसमें क्या लगता है, समय लगता है प्रकुंचन में। इसमें अपन कहेंगे कि निलय के प्रकुंचन के समय जो द्विवलन व त्रिवलन जो कपाट होते हैं वह क्या होते हैं, बंद। द्विवलन व त्रिवलन कपाट बंद होते हैं। जैसा कि अनुशीतलन में भी शुरू में ये बंद थे, लेकिन जैसे ही ब्लड का दबाव बढ़ता है तो ये खुल जाते हैं और 75% आ जाता था। यहां पर अपन कहेंगे कि यह बंद हो जाएंगे, निलयों में जब ब्लड आ जाएगा ये बंद हो जाएंगे। क्यों, ताकि जो निलयों के अंदर जो ब्लड आया वह वापिस किस में न जा पाए, आलिंदों में न जा पाए, इसलिए द्विवलन व त्रिवलन जो कपाट होते हैं वह बंद हो जाएंगे, जिससे ब्लड का विपरीत प्रवाह नहीं हो पाएगा, वह निलयों से वापस आलिंद में नहीं जा पाएगा। निलयों का फिर क्या होगा, जब इसके अंदर ब्लड बढ़ जाएगा तो निलयों का क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, और निलयों का दाब बढ़ने से, निलय दाब बढ़ने से
जो अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं ना वो खुल जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट कहां पाए जाएंगे? यहां पर जो धमनी होती है जो इस ब्लड को लेकर जाती है फेफड़ों में, तो उनके जो कपाट होते हैं वह क्या हो जाते हैं? यहां पर खुल जाते हैं। यहां पर वह कपाट जो होते हैं वह खुलने का कार्य करते हैं, और जिससे जो ब्लड होगा वह कहां पहुंच जाता है? फेफड़ों के अंदर पहुंचे जाता है। तो ये कपाट जो होंगे वह इस समय क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, और रुधिर जो होगा वह किस में पहुंच जाएगा? रुधिर धमनियों में चला जाता है, रुधिर धमनियों में चला जाता है। धमनियों में कौन सी? फुफ्फुसीय धमनियों के अंदर रुधिर चला जाता है। इधर भी अपन कहेंगे कि यह फुफ्फुसीय धमनियों में चला जाएगा और इधर महाधमनी में चला जाएगा, ताकि वह अंगों तक पहुंच सके। तो दोनों की बात चल रही है, दोनों के कपाट यहाँ पर खुल जाते हैं और ब्लड दोनों का बाहर निकलता है। एक का तो फेफड़ों में जाएगा और एक का किधर आएगा? ऑर्गन्स में आएगा। चौथी जो बात है वह अपन पढ़ेंगे निलय अनुशिथिलन। अब देखिए 0.8 में से 0.3 गए तो कितना समय बचा? 0.5 सेकंड का समय किसमें लगता है? निलय अनुशिथिलन जो होता है उसमें अपन मानते हैं 0.5 सेकंड का समय लगता है। इसमें क्या होगा कि जो कपाट होते हैं वह क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, और निलय क्या होता है? वापस भरने लगता है। कपाट जो होते हैं वह क्या होगा? खुल जाते हैं और निलय भरने लगते हैं। कपाट खुले जाते हैं और निलय भरने लगते हैं, यानी कि आलिंदों से वापस अपन कहेंगे ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं 4 प्रावस्थाएं: आलिंद का अनुशीतलन, आलिंद प्रकुंचन दोनों में समय 0.8 सेकंड, फिर निलय प्रकुंचन और निलय अनुशीतलन समय 0.3 प्लस 0.5 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो अपन कहते हैं कि अपने हार्ट बीट जो होती है इसी के आधार पर अगर 1 मिनट में देखें तो लगभग 72 प्रति मिनट अपने को एक वयस्क व्यक्ति में देखने को मिलती है। अब इसी टॉपिक में अपने को एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है, वह होती है हृदय ध्वनियां या स्पंद के बारे में आपको बता देता हूं। एक छोटी सी जानकारी है लेकिन पता होनी चाहिए। हृदय स्पंद या अपन पढ़ते हैं हृदय की जो ध्वनियां होती है, यानी हृदय के द्वारा जो अपन कहते हैं हृदय धक धक करता है, तो वह ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो वह ध्वनि कैसे होगी? तो देखिए जब अपन क्या हो रहा है, निलय का प्रकुंचन होता है। क्या होता है? निलय के प्रकुंचन के समय जो आलिंद निलय कपाट बंद होते हैं, निलय का जब प्रकुंचन होता है, निलय सिकुड़ते हैं, तो आलिंद निलय कपाट बंद होते हैं ताकि जो ब्लड का विपरीत प्रवाह न हो वह वापस किसमें न जाए? आलिंद में न जाए। तो निलय यहीं पर बता देता हूं, निलय के प्रकुंचन के समय आलिंद निलय कपाट बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रथम ध्वनि। उसे क्या कहेंगे? प्रथम ध्वनि या फर्स्ट साउंड के नाम से जानते हैं। और यह जो फर्स्ट साउंड होता है यह आवाज कैसी निकलती है? लब, LUBB, लब की आवाज आती है हार्ट में। कब आती है? जब निलय प्रकुंचन होते हैं और जो आलिंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं ताकि निलयों का ब्लड वापस आलिंद में न जा पाए, उस समय जो प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है वह होती है लब की उत्पन्न होती है। इसके पश्चात अपन मानेंगे कि जब निलय वापस से कौन सी अवस्था में? अनुशिथिलन अवस्था में आते हैं, निलयों का अनुशिथिलन होता है, तो उस समय जो अर्धचंद्राकार कपाट खुल रहे थे धमनियों के, इधर यहां पर ये अर्धचंद्रा कपाट खुलते हैं और इधर भी अपन कहते हैं अर्धचंद्रा कपाट खुलते हैं। तो उस अर्धचंद्राकार कपाट के खुल रहे थे को खुलकर वह वापस भी बंद होते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट, वह क्या होते हैं? जब वापस बंद होते हैं तो उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है? द्वितीय ध्वनि कहलाती है। अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती ध्वनि द्वितीय ध्वनि या सेकंड साउंड कहलाती है और उसे क्या कहते हैं?
डप के नाम से अपने जानते हैं। लब और डप, DUP, डप, लब डप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये ध्वनि अपने को हृदय में देखने को मिलती है। कौन सी ध्वनि? लब और डप की ध्वनि। अपन बोलते हैं हार्ट धक धक करता है, बल्कि वह धक धक नहीं करता, वह क्या करता है? लब डप करने का कार्य करता है। और लब की ध्वनि तो कब होती है? जब नीलयों का क्या होता है? प्रकुंचन होता है, आलिंद निलय कपाट बंद होते हैं, उस समय तो क्या होती है? लब की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे अपन प्रथम ध्वनि या फर्स्ट साउंड कहते हैं। जबकि जब निलय का अनुशीतलन होता है और अंदर चंद्राकार जो कपाट बंद हो जाते हैं, उस समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है डप की, जिसे अपन सेकंड साउंड या द्वितीय ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो यह बात थी अपने मुख्य रूप से हार्ट के बारे में। इसके पश्चात मैंने आपको द्विपरिसंचरण, जो दोहरा परिसंचरण भी बताया था, फिर भी दोबारा और बता देना चाहता हूं यहीं पर कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र हार्ट या हृदय में पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अपना जो ब्लड होता है वह हार्ट से या हृदय से 2 बार गुजरता है। पहली बार में तो अपन कहते हैं अशुद्ध ब्लड जो होगा वह दाएं पार्ट से गुजरेगा, दाएं आलिंद से, दाएं निलय से होता हुआ फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से शुद्ध होगा और शुद्ध होकर बाएं आलिंद में आएगा, बाएं निलय से फिर अंगों में पहुंचता है। तो इस प्रकार से 2 बार यह क्या होता है कि अपने हृदय से गुजरता है रक्त, इसलिए उसे अपन क्या कह देते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। और दोहरा परिसंचरण तंत्र का मुख्य महत्व क्या होता है? इससे जो O2 जनित और CO2 जनित जो ब्लड होता है वह क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है और अपने ऑर्गन्स के पास मुख्य रूप से ऑक्सीजनित ब्लड लगातार पहुंचता रहता है। ऑर्गन्स लिविंग बने रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। तो यह थी अपने मुख्य रूप से हार्ट के रिएक्शंस। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर भी किसी प्रकार की भी दिक्कत है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें अपन लसिका तंत्र वगैरह की चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को करना क्या है? एक तो हार्ट के डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। बुक में अपने आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना 2 डायग्राम दे रखे हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो दोनों डायग्राम सेम है। तो उस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का पूछने की संभावना बनी रहती है, कई बार 2 नंबर का भी पूछ सकते हैं। साथ में यह जो इसकी क्रिया विधि वगैरह है उनके बारे में जरूर से याद रखना है। कुछ मेन बातें आई है, एसियन क्या होता है, एवियन क्या होता है, संकुचन क्या होते हैं, कपाट कहाँ पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, उन सब को ध्यान में रखना है। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।